बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ट्रांसमिशन लॉस फार्मूला, ठीक है, वो आपने बेसिकली 4 बस सिस्टम को एवेलुएट किया था पावर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क में। देन आपने उसको 2 बसेस को एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि 2 बसेस आपके पास लोड बसेस थी और 2 आपके पास पीवी बसेस या जनरेटर बसेस थी, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आपने उसको 2 बस सिस्टम के लिए सॉल्व किया था, ट्रांसमिशन लॉसेस को कैलकुलेट किया था। तो अब आपने वही जो आपने ट्रांसमिशन लॉसेस को कैलकुलेट किया था पावर लॉसेस को, उसको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम में यूज़ करना है, ठीक है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, और ट्रांसमिशन लॉसेस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो अब दोनों को आप कहते हैं कि आप कंबाइन करके आपने यूज़ करना है कि आपने देखना है कि जब आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइमिंग में अगर आपके पास लॉसेस आ जाते हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क में लॉसेस आ जाते हैं, तो आपने वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ लॉस फार्मूला एक इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। तो आपके पास जो मेन कॉन्स्टेंट होता है, नॉर्मली आप जो लोड जनरेशन बैलेंस कॉन्स्टेंट लेते हैं वो आपके पास क्या होता है कि लोड जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द डिमांड और लोड, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम के लॉसेस को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो लॉसेस लोड में ऐड अप हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में आपका ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस किसी लेक्चर में कि आपके पास ट्रांसमिशन लॉसेस का जो आपके पास कांस्टेंट बनेगा वो कांस्टेंट फाई आपके पास क्या बनेगा कि जनरेशन I1 to N आपकी जितने भी यूनिट्स हैं उनकी जनरेशन प्लस जो आपकी डिमांड है लोड प्लस लॉसेस, ठीक है। और देन आप इसी फार्मूला को फर्दर सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास फाई अगेन जनरेशन एन जनरेटर की एन यूनिट्स की जो जनरेशन आ गई, देन लोड और लॉसेस जो ट्रांसमिशन लॉसेस आपने कैलकुलेट किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये आ रही थी जिसमें आपने बी कोफिशिएंट की फॉर्म में आपने इसको समिशन में डाल के लिखा था। तो आप इसकी वही रिप्रेजेंटेशन उठा लें और आपके पास यहाँ पे लॉसेस का फार्मूला डाल लें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास अब कॉन्स्टेंट आ गया है कि जो नॉर्मली आप कहते हैं जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू द लोड प्लस लॉसेस जब आप सिस्टम में लॉसेस को कंसिडर करें। अब कांस्टेंट के बाद जब आप इसको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के लिए सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका लैग्रेंज बना लेते हैं, ठीक है। लैग्रेंज आप कैसे बनाओगे कि आपके पास टोटल कॉस्ट प्लस लेमडा इंटू फाइव विच इज़ योर कांस्टेंट। तो आपके पास इक्वेशन 3 की फॉर्म में नॉर्मली वो जो लैग्रेंज आपका बनाता होता है, यहाँ पे लैग्रेंज एल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लैग्रेंज उसने बना लिया एंड देन अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं इस लैग्रेंज का विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई। तो अब जब इक्वेशन 3 का आप लेंगे, इक्वेशन 3 में पहले तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें फाई की वैल्यू, ठीक है। फाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब विद लॉसेज आपने सिस्टम को कंसिडर करना है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा 1 माइनस पी लॉस बाय पी ऑफ आई, जो कि इक्वेशन 4 में आपको शो की गई है, ठीक है। अगर आपका विदाउट लॉसेज होता तो यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस लेमडा मिलना था, सही। तो अब आपके पास चूँकि आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को सॉल्व करना है यूजिंग इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लॉसेस को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका जो लैग्रेंज पार्शियल एल बाय पार्शियल पी ऑफ आई बनेगा, दैट शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस लेमडा 1 माइनस पी लॉस बाय पी ऑफ आई को जब आप कैलकुलेट करते हैं पी लॉस बाय पी ऑफ आई का पार्शियल डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे कि इक्वेशन 2 में आपके पास गिवन है पी लॉस, ठीक है, इसको पार्शली डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ आई, तो सो यू विल गेट 1 माइनस 2, ठीक है, 2 समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन बी आई जे पी ऑफ जे माइनस पी आई नॉट, ठीक है। अब इक्वेशन 5 जो है वो बेसिकली आपके पास एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको निकाल के देगी, या आप इसको कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑपरेशन स्केड्यूल है वो आपको फाइंड आउट करके देगी थर्मल यूनिट्स का इंक्लूडिंग लॉसेस।
अब आप यहाँ पे लॉस फार्मूला जो है वो टू बस सिस्टम के लिए अगर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में यूज़ करते हैं तो देखें आपके पास जो लॉस का फार्मूला है वो पी लॉस की इक्वेशन में आपके सामने आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल एन की वैल्यू अगर 2 सेट करते हैं तो इस इक्वेशन को ओपन करते हैं, ठीक है। आपके पास जे इनर लूप है और आई आपके पास आउटर लूप है। तो इनर लूप जब आप पहले आई की वैल्यू 1 सेट करें एंड देन आपके पास J1 एंड फिर J2, ठीक है। इसी तरह से फिर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड देन उसके लिए अगेन J1 एंड J2 आप, तो ये आप इस तरह से इसको ओपन कर लें, ठीक है। इसी तरह से प्लस के बाद जो आपके पास आ रहा है I1 इक्वल टू n, तो यहाँ पे भी आई को 1 से लेके 2 तक चला लें, तो आपके पास एक पी लॉस की इक्वेशन आ जाएगी। वो जो पी लॉस की इक्वेशन आ जाएगी तो उसको आपने कहा चूँकि मैं इसको 2 बस सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको आप यूज़ करें, सॉरी उसका पार्शियल डेरिवेटिव आप ले लें और विद रिस्पेक्ट टू P1 पहले, ठीक है। तो जब आपने ये जो पी लॉस की इक्वेशन को ओपन कर दिया था और इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू P1, तो आपके पास ये बाकी टर्म्स जो बचेंगी इक्वेशन 6 में आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आपके लैग्रेंज में देखें आपके पास बेसिक क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करनी थी, पार्शियल पी लॉस बाय P1 एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपके पास होती है विच इज़ योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आप कहते हैं कि लेट से अल्फा P1 प्लस बीटा 1 के इक्वल है, ठीक है। ये आपके पास जो हमेशा इंक्रीमेंटल कॉस्ट बनती है आपने वो यहाँ पे एज्यूम कर ली। लॉसेस वाले केस में आपको पता है कि आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो लेमडा के इक्वल नहीं होती, ये वही चीज़ है जो आप प्रीवियसली यूज़ कर चुके हो। तो यहाँ पे अब ये अब जो आपने पहले 1 के लिए किया था, ठीक है, तो आपके पास अगर ये वैल्यूज़ आप वापस डाल दें तो ये लैग्रेंज की इक्वेशन 8 आपको बता रही है कि आपके पास बेसिक लैग्रेंज की इक्वेशन बन जाएगी। ये पहले अल्फा 1 P1 प्लस बीटा 1 आपने डाल दिया, ये जो आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट DF1 P1 डिवाइडेड बाई DP1 आई है, इसकी वैल्यू उठा के आपने डाल दी एंड देन आपने कहा कि माइनस लेमडा और 1 माइनस पार्शियल पी लॉस बाई P1 के बजाय आपने इसको कैलकुलेट किया है इक्वेशन 6 में वो उठा के डाल दें। तो इक्वेशन 8 आपके पास आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जब आप लैग्रेंज का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू P1, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन 8 को लेमडा के साथ डिवाइड कर दें। जब लेमडा के साथ डिवाइड करेंगे तो आपने टर्म्स को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनमें P1 होगा तो P1 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लें, देन आप P2 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लें एंड देन उसके अलावा जो आपके टाइप ऑफ कांस्टेंट्स हैं जिनमें P1 P2 नहीं यूज़ हो रहे वो आप इक्वल के दूसरी साइड पे ले लें। तो आपने सिंपल किया कि जो इक्वेशन 8 थी इसको आपने सिंप्लीफाई किया, लेमडा को डिवाइड किया और देन आपने P1 P2 एंड विदाउट P1 P2 जो है वो इक्वल की दूसरी साइन आप ले गए, आपने इसको अरेंज कर लिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 9। यही जो प्रोसीजर आप लोगों ने पी लॉस फर्स्ट इक्वेशन से स्लाइड की पहली इक्वेशन से आपने स्टार्ट लिया था लास्ट इक्वेशन 9 तक, यही स्टेप आपने पहले किया यूनिट 1 के लिए, अब आप इसको रिपीट कर लेंगे यूनिट 2 के लिए। इसी तरह से पी लॉस का जो आपने रिलेशनशिप ओपन किया है उसको अब ये जो इक्वेशन 6 है इसमें आपने पी लॉस बाय P1 किया हुआ है, तो अब आप इसको पार्शियली डेरिवेट पी लॉस की जो इक्वेशन आपने ओपन की थी उसको पार्शियली डेरिवेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू P2, तो आपके पास कोई और टर्म्स आएंगी इक्वेशन 6 के बजाय एंड देन आपके पास DF2 बाई DP2 आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट विल बी योर अल्फा P2 प्लस बीटा 2, ठीक है। तो आप इसको अगेन उसी तरह से आप लैग्रेंज की इक्वेशन में वापस डालेंगे, लैग्रेंज की इक्वेशन में डालने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा के साथ डिवाइड करेंगे और आपने P1 P2 और कांस्टेंट्स की टर्म में इसको सेट कर लेना है, अरेंज कर लेना है। तो फॉर सेकेंड यूनिट I2 के लिए आपके पास इक्वेशन 10 बन जाएगी, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ कि आपके पास इक्वेशन 9 जो है वो फॉर यूनिट 1 के लिए एक इक्वेशन बनी है और इक्वेशन जो आपके पास यूनिट 2 है सेकंड यूनिट I इक्वल टू 2 उसके लिए आपके पास इक्वेशन 10 बनी है। अब जो इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10 आई थी जस्ट आपने क्या किया उसको उठा के मैट्रिक्स शेप दे दिए, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P1 P2 एंड कांस्टेंट की टर्म में, तो आपने सिंपली उनको मैट्रिक्स में डाला तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया कि अल्फा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 2 बीटा B11
एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपके पास 2b12, ठीक है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2b21 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 2 बीटा 2 b22 इनटू आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, जो कॉलम वेक्टर है दैट इज योर p1 एंड p2 एंड अगेन इक्वल के बाद जो आपके थे उसको उठा के आपने इस शेप में डाल दिया। ये जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म आपने बनाई ये ओनली 2 बस सिस्टम के लिए आपने बनाई है, ठीक है। अब अगर हम इसको n बस सिस्टम के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो n बस सिस्टम के लिए आपके पास क्या होगा, कि मैंने आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिलेशनशिप आपके पास लिखा हुआ है। अब देखें आपकी जो मेन कैलकुलेशन आ रही है वो आपको डायगनल्स पे मिलेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2 बस सिस्टम में भी डायगनल पे आपके पास अल्फा 1 बाय लेमडा 1 सॉरी लेमडा प्लस 2 बीटा b11 और अल्फा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 2 b22, ठीक है। इसी तरह से जो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जस्ट आपके लॉस्ट कोफिशिएंट्स हैं, जो बी मैट्रिक्स में आपने लॉस्ट कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे। तो अब देखें एंड यूनिट के लिए आप जो इसको बनाते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो आपने 2 बस सिस्टम में कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो आप डालें, और देन आपके पास जो बीटा कोफिशिएंट्स हैं या बी कोफिशिएंट्स हैं आपके पास वो क्या आ जाएंगे 2 इंटू b12, ठीक है। एंड देन आप फर्स्ट रो के साथ इसके कॉलम्स को वेरी करते जाएं, ठीक है। सेकंड कॉलम में आ जाएगा b12 देन b13, 2 मल्टीप्लायर में आ रहा है, स्केलर 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन 2b14 एंड सो ऑन, और देन दरमियान में आपने कोई एक रिप्रेजेंट कर दिया 2b1i एंड देन लास्ट आपने कहा कि लेट से n नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं तो 2b1n, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड रो पे चले जाएं तो सेकेंड रो में आप अगेन आपके पास डायगनल में आपकी अल्फा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 2b22 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपका बाकी रो उसी तरह से 2 रो सेकेंड रो जो है वो आपके पास कॉलम वाइज चेंज होती जाएगी। लेट से फर्स्ट है आपके पास 2b21 देन 2b23 आ जाएगा, देन सम आपने ith टर्म उठाई है विच इज़ 2b2i एंड देन लास्ट टर्म जो n आपने कॉलम कंसिडर किया है दैट इज़ योर 2b2n, ठीक है। सिमिलरली आप चलते जाएं, आपने कहते हैं लास्ट b ऑफ n पे मैं जाता हूँ, ठीक है। लास्ट रो nth रो पे आप जाते हैं तो अब वही आप कॉलम को वेरी करते जाएं तो 2bn1 2bn2 2bn ऑफ सम आई कॉलम दरम्यान में आपने उठाया एंड देन लास्ट कॉलम इसका डायगनल्स की जो वैल्यूज होंगी अल्फा n डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 2bnn, ठीक है। तो जब आप 2 बस सिस्टम के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं n बस सिस्टम के लिए, ठीक है, कि आपने डायगनल पे ये कैलकुलेशन रखनी है अल्फा एंड लेमडा की फॉर्म में, ठीक है। बाकी आपके सिंपल क्या हो जाएंगे, आपके जो बी कोफिशिएंट्स हैं लॉस के कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय अब आपने इस मेन n यूनिट सिस्टम को देखें तो मेन मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है p1 से लेके pn तक, कि आपके पास nth जनरेटर्स हैं nth यूनिट हैं तो हर एक की इंडिविजुअल पावर जो कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू। अब आप देखें तो आपके पास ये जो आपने 2 बस सिस्टम में कैलकुलेट किया हुआ है तो अगर इसको आप एनालाइज करें तो आपके पास 1 माइनस b10 माइनस b1 डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है, 1 के साथ आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट का आप कैलकुलेट करें, देन जब आप सेकंड यूनिट पे जा रहे हैं तो बी के साथ सबस्क्रिप्ट में आपके पास 20 आ जाएगा एंड देन बीटा 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम ith टर्म पे चले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा बी आई ऑफ 1 माइनस बी आई ऑफ 0 इंटू बी आई ऑफ बी आई डिवाइड बाई लेमडा एंड देन nth पे अगर आप चाहते हैं तो 1 माइनस बी एन 0 माइनस बी एन बाय लेमडा, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 बस सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए आपने एक nth बस सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए तो आपके पास जो मेन एल्गोरिदम बनेगा या आप इसको सिंपली अपने माइंड में सेट करने के लिए जो आपके एल्गोरिदम के स्टेप्स होंगे वो आपके क्या होंगे कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो सम ऑफ ऑल लोड जो है वो आपके पास जो मेन आपका लोड जनरेशन बैलेंस कॉन्स्टेंट है वो मीट करता है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर लें, लोड और जनरेशन को चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने लेमडा की वैल्यू सेट कर देनी है वो, और ये लेमडा आपके पास फॉर 0th आइट्रेशन हो जाएगा। फिर इस लेमडा की वैल्यू के बेसिस पे आप सेट जैसे नॉर्मली आप कैलकुलेट करते हैं आपके पास पी की वैल्यूज़, ठीक है। तो आपकी जो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं अभी जो आपने 2 बस सिस्टम में देखा था
उस सिस्टम को यूज़ करते हुए या उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप तमाम पी को कैलकुलेट कर लें, जितने भी आपके पास P1 P2 जितने भी यूनिट्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं उनकी पावर को कैलकुलेट कर लें। देन फिर आप देखते हैं कि आपके पास ट्रांसमिशन लॉस का फार्मूला आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हो, उस लॉसेस के फार्मूला को यूज़ करें और आप देखें कि आपके पास सिस्टम में लॉसेस कितने आ रहे हैं। देन आपका फिफ्थ स्टेप आ जाता है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसमें आप चेक करोगे आपकी जो मेन कंडीशन है कि आपकी जनरेशन माइनस लॉसेस इक्वल टू लोड आना चाहिए। इसको सिंपली आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जनरेशन मस्ट बी इक्वल टू लोड प्लस लॉसेस। ठीक है, आप ये चेक करोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर तो सेटिस्फाई हो जाती है देन आप स्टेप 7 पे चले जाओगे और स्टेप 7 आपके पास सिंपली आपकी कैलकुलेशन का स्टेप है कि अपने सिस्टम के जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी इक्वेशंस हैं उनको कैलकुलेट करना। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे नो है तो देन आपने मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई, ये चेक सेटिस्फाई नहीं होता तो देन आपने स्टेप 6 पे चला जाना है। स्टेप 6 पे आप क्या करते हो, लैम्डा को अपडेट करोगे। एक वो लैम्डा है जो आपने स्टार्टिंग में स्टेप 2 पे कैलकुलेट किया था और अब आपके पास अगेन एक लैम्डा आएगा जो कि आपने अपडेट इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करना है और ये लैम्डा आपके पास लैम्डा 1 आइट्रेशन नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपने चेक लगाया था, ये जो आपकी कंडीशन है स्टेप 5 में, आप कहते हैं अगर वो मीट कर जाती है, ठीक है, सेटिस्फाई होती है, यस है, यानी जो आपके पास आपने कहा जनरेशन मस्ट इक्वल टू लोड प्लस लॉसेस, ठीक है, तो आप स्टेप 7 पे आ जाते हो। स्टेप 7 में आपने सिस्टम की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो देन योर फर्स्ट कैलकुलेशन इज़ अगेन इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस, और वो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आप देख सकते हैं, आपके पास ये रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, यूनिट 1 के लिए, तो आप पी लॉस बाय पार्शियल P1 कर दें एंड देन जे की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स तक चलेगी, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। इस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस। देन आपने फिर कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो पेनल्टी फैक्टर है, ठीक है, पेनल्टी फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पेनल्टी फैक्टर आप कैलकुलेट करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जो इंक्रीमेंटल लॉसेज आए हैं। तो इंक्रीमेंटल लॉसेज की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो यू विल गेट द पेनल्टी फैक्टर। देन आप इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। फ्यूल कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, वो जो नॉर्मली आप ये फार्मूला पहले भी यूज़ करते रहे हो, ठीक है, अल्फ़ा आई इंटू पी आई प्लस बीटा ऑफ आई से। देन लास्ट आपके पास आ जाएगा कि आपने सिस्टम के लॉसेज किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैलकुलेशन पी लॉस वाली इक्वेशन आप ऑलरेडी इसको डिराइव कर चुके हो, तो इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे सिस्टम के लॉसेस को। यहाँ पे बाकी तो आप कैलकुलेशंस ऑलरेडी मल्टीपल टाइमिंग में देख चुके हो। आपके पास एक पेनल्टी फैक्टर न्यू है, ठीक है, तो पेनल्टी फैक्टर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक ऐसा फैक्टर होगा जो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में लॉसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, तो पेनल्टी फैक्टर की जस्ट अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीज इन पेनल्टी फैक्टर है, तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लॉसेस, तो वो सिस्टम के लॉसेस बढ़ा देगा। लेकिन अगर पेनल्टी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में जो लॉसेस हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस, वो कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो एल्गोरिदम आपने मेंशन किया था या जो एल्गोरिदम आप लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि आपके पास अगर तो आपने जो स्टार्ट किया था एल्गोरिदम को, तो आपने कहा कि मैं लेम्डा की वैल्यू सेट करूँगा, या आपका एल्गोरिदम लेम्डा की सम वैल्यू को सेट करता है। तो बेसिकली उसके पास दो मेथड्स होते हैं कि वो लेम्डा की वैल्यू को सेट कर सके। फर्स्ट मेथड देखते हैं, तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, मेक ऑल लॉसेस सेट टू ज़ीरो एंड फाइंड ए इज़ इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आई इक्वल टू 1 टू एन 1 डिवाइड बाई अल्फा ऑफ आई इनवर्स, एंड देन बी आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ए एंड बीटा ऑफ आई ए ऑफ आई समेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ए और बी पैरामीटर जो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आप स्टेप 2 में लेम्डा को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय पी लोड प्लस बी जो आप बी आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जो लेम्डा की वैल्यू आई है, तो इसी को आप सेट कर दो कि ये आपके पास इनिशियल लेम्डा की वैल्यू है। ठीक है, अल्फ़ा आई एंड बीटा आई आपके पास जो आपके इंक्रीमेंटल कॉस्ट के कोफिशेंट्स आ जाएंगे, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, वहाँ से आपने उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना फॉर एन यूनिट।
ठीक है। तो आपके पास एक मेथड तो ये आ गया। दूसरा मेथड आपके पास क्या आ जाता है कि आप कहते हैं कि मैं जितने भी मेरे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं आप उसको सम अप कर दें। फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, तो n नंबर ऑफ़ यूनिट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या बनेगी? फर्स्ट यूनिट की आपके पास अल्फ़ा 1 p1 प्लस बीटा 1, देन अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 p2 प्लस बीटा 2, देन अल्फ़ा n बीटा pn प्लस बीटा fn। तो ये सारे आप अगर ऐड करते हैं तो आपको पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो आपके पास होती है वो लैम्डा के इक्वल आती है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यही जो आपने ऊपर लिखा आप इसको समेशन फॉर्म में अगर लिख लेते हैं कि i इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा ऑफ आई पी लोड एंड देन प्लस बीटा ऑफ आई 1 to n अगेन एंड इक्वल टू n लेमडा ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी सिंपल लेमडा की वैल्यू को सेपरेट कर लें और लेमडा की वैल्यू जो है वो आप लेमडा नॉट पे सेट कर दें। तो सिंपल इज़ दैट लेमडा की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट में अल्फ़ा और बीटा आएगा, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए आपने कैलकुलेट उसी से करनी है। इधर आप मेथड 1 से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप मेथड 2 से डायरेक्टली उनको सम अप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आपने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, एंड देन आपने साथ में ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कंसिडर करना है। तो अब देखिए उस एग्जांपल का गिवन डेटा आपके पास क्या है। आपके पास लेट से 2 यूनिट्स हैं जिनकी इंक्रीमेंटल कास्ट की आपके पास इक्वेशन गिवन है रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, ठीक है। देन आपके पास P1 P2 जो हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि मेगावाट्स में होंगे। दी स्पेसिफाइड लोड जो है वो 60 मेगावाट है आपके पास, और जो बी मैट्रिक्स है, बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वो आपको गिवन है कि वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको पता है जो सब्सक्रिप्ट 1 है वो आपकी यूनिट 1 से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्ट 2 जो है वो आपकी सेकंड यूनिट से रिलेटेड है, एंड देन सब्सक्रिप्ट 0 जो है वो आपका नो लोड करंट से रिलेटेड है। तो आपके पास बी मैट्रिक्स जो है वो सारा अगर आप देखें तो वो पर यूनिट में है, क्योंकि आपने उसको 100 मेगा वोल्टेज एम्पेयर बेस लेके सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या है कि इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ ईच यूनिट, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस, पेनल्टी फैक्टर एंड इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट एंड लेमडा, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट करने हैं। डाटा आपको गिवन है। तो अब देखते हैं इस एग्जांपल को आप लोग किस तरह से सॉल्व करते हो। अब जब आप कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो पहला स्टेप आपका क्या है, क्योंकि आपको 100 MVA बेस गिवन है तो उसकी बेसिस पे आप क्या कर लें कि आप अपने तमाम सिस्टम को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि आपके जो बीटा कोफिशिएंट्स हैं या आपके बी कोफिशिएंट्स हैं वो गिवन है आपके पर यूनिट की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपका लोड था फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लोड था 650 मेगावाट, आप उसको 100 के साथ MVA के साथ डिवाइड करें तो सो यू विल गेट 6.5 पर यूनिट। देन अगेन आपका पहला स्टेप क्या है कि आपने लेमडा नॉट को सेलेक्ट करना है, जो एल्गोरिथम आपने लिखा था उसमें देखिए तो लेमडा नॉट के आपको ने 2 मेथड देखे थे, तो किसी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेट से आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं, AP लोड प्लस B से आप कैलकुलेट करोगे लेमडा नॉट। ए और बी कैसे आपने कैलकुलेट करना था कि ए और बी सिंपल आपके पास कोफिशिएंट्स, उसमें आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में गिवन है, ठीक है। ए आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा, 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा 2 होल इनवर्स, ठीक है। अब अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आपने कैसे कैलकुलेट कहाँ से उठाए, जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट की आप देख सकते हैं सामने मैंने इक्वेशन दोबारा पेस्ट की हुई है। इस इक्वेशन में आपके पास 0.006 जो है वो बेसिकली योर अल्फ़ा 1 एंड 10 इज़ योर बीटा 1। सिमिलरली आपके पास 0.098 इज़ योर अल्फ़ा 2 एंड 8 इज़ बीटा 2। अगेन ये आपके पास गिवन है, पर यूनिट में नहीं गिवन, ठीक है। आपके पास आपने इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड कर दें 100 MVA की बेस में, तो आपके पास जो अल्फ़ा 1 आ जाएगा वो आपके पास 0.6 पर यूनिट आ जाएगा, अल्फ़ा 2 0.98 पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज डालें ए एक मैट्रिक्स में, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करें, सो यू विल गेट A इज इक्वल टू 0.372519। Similarly, B will be calculated with the help of A summation beta I divided by alpha I, ठीक है। अब बीटा आई को भी आप कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 100 के साथ 10 को भी एंड 8 को भी, ठीक है। तो आपने बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा करके उसको सम अप कर लेना है दोनों यूनिट्स के लिए, और उसको ए के साथ जो आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं उसको मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट बीटा।
और अगेन इस रिलेशनशिप में आप डाल दें ए पी लोड प्लस बी, तो आपके पास पी लोड की वैल्यू भी है विच इज़ 6.5, ए बी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0.372519 एंड बी भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 9.240506। ठीक है, इस फार्मूला में डालें और अल्फ़ा नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, सो यू विल गेट 11.659490 लेम्डा नॉट। ठीक है, नाउ अब देखिए जो आपके पास टू बस सिस्टम के लिए इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को आपने लिया था टू बस सिस्टम के लिए इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लॉसेस, तो आपके पास ये मैट्रिक्स आया था जो सामने ही मैंने दोबारा यहाँ पे आपकी आसानी के लिए पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में आपने क्या कैलकुलेट करना था कि अल्फ़ा 1 डिवाइड बाई लेमडा प्लस 2b11, फिर आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम में 2b12, देन इसी तरह सेकंड रो आपने कैलकुलेट करनी है, P1 एंड P2 आपके पास आपने आगे जाके कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले आप इसके साथ जो मैट्रिक्स है उसको कैलकुलेट करोगे एंड देन आप इक्वल के बाद जो आपके पास एक कॉलम वेक्टर बन रहा है 1 माइनस B10 B1 बाई लेमडा, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो देन आपके पास आपने P1 P2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो आप लेट से ये जो आपके पास P1 P2 कॉलम वेक्टर के साथ जो मैट्रिक्स है इसके सारे पैरामीटर्स आपके पास मौजूद हैं, अल्फ़ा 1 लेमडा B11 B12 B21 B22, आपको जो B कोफिशिएंट्स गिवन है उससे आप उठा के कैलकुलेट कर लें। अगेन आपके पास इक्वल के बाद जो कॉलम वेक्टर है यहाँ पे भी B10 बीटा 1 लेमडा B20 बीटा 2 लेमडा, ये सारे भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लें सिंपली, यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए कैलकुलेट की हुई भी हैं। लेट से अल्फ़ा 1 बाई लेमडा नॉट प्लस 2b11 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.0605945। देन आप 2b12 कैलकुलेट कर रहे हैं, b12 जो आपके पास गिवन है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगेन अल्फ़ा 2 बाई लेमडा नॉट प्लस 2b22 आपके पास ये कैलकुलेट हो गया। देन आपका इक्वल के बाद अब 1 माइनस B10 माइनस बीटा 1 बाई लेमडा नॉट, सिमिलरली 1 माइनस बीटा 20 1 माइनस बीटा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, तो आपके पास ये सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप देखें तो आपने ये मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर लिया जो आपका कॉलम वेक्टर P1 P2 की लेफ्ट साइड पे है, देन इक्वल की राइट साइड पे जो आपके पास कॉलम वेक्टर आ रहा है वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपके पास चीज़ें सिर्फ क्या रह गई हैं, P1 एंड P2 जो पावर्स आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेज पे आपके पास पावर कैसे कैलकुलेट होगी। आपके पास सारी वैल्यूज आप इसी इक्वेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट आपके पास अननोन क्या है P1 P2 और सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आप क्या करोगे P1 P2 की जो लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स है इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए आप बोथ साइड पे इसका इन्वर्स ले लें और यहाँ से तो वो ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट साइड से, देन राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में। उस इन्वर्स के साथ आप ये कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो विच इज़ 0.141868 एंड देन 0.31355, ठीक है। आप सिंपली इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और सिंपल सा मैट्रिक्स है 2+2 का, आप इसको सॉल्व कर लें, सो यू विल गेट P1 एंड P2 इन पर यूनिट। ठीक है, दोनों को सम अप करें तो सो यू विल गेट टोटल जनरेशन विच इज़ 5.720212। ठीक है, नाउ आप पी लॉसेस कैलकुलेट करें, आपके पास रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं आपके पास जनरेशन भी आ चुकी है और आपकी जितने बी कोफिशिएंट्स है वो आपको गिवन है और बी ऑफ जे भी है, P00 भी आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब पी लॉस देखें तो आपके पास टोटल लॉसेस आ जाते हैं 0.077515, ये भी अगेन आपके पास पर यूनिट में आएगा। देन आप इसको लोड प्लस लॉसेस कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप अपना कंडीशन चेक करें कि आपकी जनरेशन माइनस लोड माइनस लॉसेस क्या आती है, वो आपके पास आ रही है 0.57 इन पर यूनिट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था आपने एक टॉलरेंस वैल्यू सेट की हुई होती है। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपने वैल्यू लेट से सेट की हुई है, ये खुद आपने एज्यूम की हुई है। ठीक है, कि 0.001 है, आपका एल्गोरिदम कन्वर्ज होने के लिए ये इस वैल्यू से इक्वल या इससे कम होना चाहिए। तो आप देखिए जो आपकी वैल्यू आई है 0.857, दैट इज़ ग्रेटर देन 0.001 दी टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है, जो आपने सेट की हुई है। तो सो आपने कहा था कि फिर मुझे लेमडा को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेमडा ज़ीरो जो सॉरी आपके पास लेमडा अपडेट करने के लिए आपके पास क्या इक्वेशन थी कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जो लेमडा आएगा दैट विल बी लेमडा नॉट प्लस डेल्टा लेमडा। ठीक है,
लेमडा नॉट तो आप ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेप में था उसमें कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन डेल्टा लेमडा यहाँ पे जो वैल्यू है 0.01, यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू एक इसी तरह से सेट की हुई है जैसे आपने एक टॉलरेंस की वैल्यू सेट की है। ऑल्दो डेल्टा लेमडा को कैलकुलेट करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन आप इस एल्गोरिथम में या यहाँ पे आप सिंपली इसको एक वैल्यू, एक स्मॉल वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपने सेट किया हुआ है 0.01। सो जो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आपके पास लैम्डा आएगा दैट विल बी 11.669490। अब लेट्स से इसी तरह से आप ये आपकी आइट्रेशन चलती रहेंगी। लेट्स से हमारा एल्गोरिथम जो है वो फोर्थ आइट्रेशन पे कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है, आपकी जो आपने टॉलरेंस वैल्यू एप्सिलॉन की सेट की थी आप उसको मीट कर जाते हैं, या तो वो वैल्यू से लेस आती है या फिर उसके इक्वल आ जाती है। सो आप कहते हैं उस आइट्रेशन पे, लेट्स से उस फोर्थ आइट्रेशन थी दैट वन, तो आपके पास जो P1 एंड P2 की वैल्यूज़ आई हैं और लेमडा की वैल्यूज़ आई हैं तो वो आपके सामने ये हैं, ठीक है। और अब आप उस लिमिट से निकल चुके हैं तो आप स्टेप 7 पे आ जाएंगे एल्गोरिथम के। और एल्गोरिथम के स्टेप 7 पे आपने क्या कैलकुलेट करना था, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस कैलकुलेट करने थे यूनिट 1 के लिए और यूनिट 2 के लिए, ठीक है। वो रिलेशनशिप ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपने पेनल्टी फैक्टर 1 एंड पेनल्टी फैक्टर सेकंड यूनिट के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है। इन्हीं इंक्रीमेंटल लॉसेस की बेस पे जो ऊपर आप कैलकुलेट करें आप अगेन पेनल्टी फैक्टर्स कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और देन आपके पास इंक्रीमेंटल जो आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है यूनिट 1 की और यूनिट 2 की आपने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो पेनल्टी फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने कहा अगर वो लेस देन 1 होगा तो आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस कम रहेंगे और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लॉसेस रहेंगे। तो इसका मतलब अभी स्टिल आपके सिस्टम में लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सॉरी सिस्टम में लॉसेस मौजूद हैं लेकिन आपका जो एल्गोरिथम है वो कन्वर्ज कर चुका है।